नमस्ते शिक्षक साथियों, मैं अंशुल चौरसिया आपके साथ इस बार आधारशिला मॉड्यूल पर वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे पिछले वीडियो में हमने मिशन प्रेरणा के बारे में जाना। सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है कि मेरी पहली वीडियो भी मिशन प्रेरणा के बारे में देख लें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीखना एक क्रम में होता है। तो हम यदि एक क्रम में सीखेंगे तो सारे तथ्य हमें एक साथ याद रहेंगे और इन्हें हम आसानी से आत्मसात कर पाएंगे। इसी के साथ हम आज का मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। आधारशिला मॉड्यूल। आधारशिला मॉड्यूल मिशन प्रेरणा का पहला मॉड्यूल है। इसमें हम जानेंगे कि आधारशिला क्या है, आधारशिला का अर्थ क्या है। आधारशिला का अर्थ है नींव का पत्थर। क्या अर्थ है? नींव का पत्थर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधारशिला मॉड्यूल क्या है। तो आधारशिला मॉड्यूल प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों में गतिविधि से शिक्षण कराया जाए ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास हो सके और उनकी मजबूत आधारशिला रखी जा सके। भाषा व गणितीय विकास के द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व एवं भावी जीवन को उन्नत बनाया जा सके। तो आधारशिला मॉड्यूल क्या है? आधारशिला मॉड्यूल कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए भाषा और गणित के विषयों को किस प्रकार पढ़ाया जाए, इसी के बारे में हमें आधारशिला मॉड्यूल में बताया गया है। आधारशिला मॉड्यूल में कक्षा 1, 2 समाहित हैं, साथ ही इसमें कक्षा 3 को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधारशिला मॉड्यूल क्यों उपयोगी है। तो क्यों उपयोगी है आधारशिला मॉड्यूल? पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन तीनों कक्षाओं में संबंधित लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने समझने के लिए कक्षावार निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना के लिए शिक्षक कौन कौन सी गतिविधियां करें। तो आधारशिला मॉड्यूल क्यों जरूरी है, क्यों इसकी उपयोगिता है। तो इसकी उपयोगिता है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों की पढ़ाई की नींव जो है हम लोग मजबूत कर सके। पढ़ाई की नींव में हमें भाषा और गणित पर विशेष जोर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधारशिला मॉड्यूल का सारांश क्या है। आधारशिला मॉड्यूल का सारांश मतलब इसमें जो आधारशिला पूरा विकसित किया गया है मॉड्यूल, उसका मेन जो कंटेंट है वो क्या निकल के आता है। इसका मेन जो कंटेंट है वो निकल के आता है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना कार्यालय की पहल पर आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। अब ये तो बता दिया मैंने किसकी पहल पर विकसित किया गया है, समग्र शिक्षा अभियान। किसके तहत पर? समग्र शिक्षा अभियान के तहत। इसमें क्या किया गया है, इसके तहत पहले से तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका जो सारांश है वो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बताया जाएगा उनके लिए निर्धारित लर्निंग आउटकम कैसे प्राप्त हों, मतलब उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो कैसे प्राप्त हों, इसको ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, शिक्षण कार्य करना है। आधारशिला मॉड्यूल इसीलिए विकसित किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों की नींव मजबूत हो सके। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं। ये क्वेश्चन है कि आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं। तो आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं। कितने भाग हैं आधारशिला मॉड्यूल में? 6 भाग। पहले भाग में हमें बताया जाएगा फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, फाउंडेशन लर्निंग सिविल कि फाउंडेशन लर्निंग क्या है। दूसरे भाग में हमें बताया जाएगा आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास, भाषा शिक्षण के लक्ष्य तथा भाषा के सीखने सिखाने का क्रम, भाषा को हम किस तरीके से सिखाएं बच्चों को। तीसरे भाग में हमें बताया जाएगा आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास, गणित सीखने सिखाने का क्रम। चौथे भाग में हमें बताया जाएगा कि कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित एवं परिवेश अध्ययन कौशल विकास के तरीके एवं गतिविधियां क्या क्या होंगी कक्षा 3, 4 और 5 में। नेक्स्ट हमारे जो है उसमें बताया जाएगा भाग में कि आकलन किस प्रकार करना है, और लास्ट भाग में बताया जाएगा परिशिष्ट, मतलब पूरा लास्ट जो मॉड्यूल होगा वो आएगा इसमें लास्ट भाग में, लास्ट का कंटेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि आधारशिला मॉड्यूल काफ़ी बड़ा मॉड्यूल है, तो इसीलिए हम इस मॉड्यूल को मॉड्यूल के हर एक भाग को अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम भाग 1 के बारे में जानेंगे, फाउंडेशन लर्निंग क्या है। क्या क्या है इसमें टॉपिक? फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता, फाउंडेशन लर्निंग शिविर। तो अब हम जानते हैं भाग 1 फाउंडेशन लर्निंग के बारे में। भाग 1 में क्या है, फाउंडेशन लर्निंग क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि फाउंडेशन लर्निंग है क्या। तो इसका आंसर है, सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई के मध्य 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी के अनुसार शिविर में कक्षा शिक्षण किए जाने से भाषा एवं गणित की दक्षताओं का विकास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित होगी। प्रारंभिक स्तर पर भाषाई और गणितीय कौशलों के विकास के लिए किए जाने वाले समस्त कार्य वास्तविक रूप से फाउंडेशन लर्निंग के मूल आधार हैं। तो फाउंडेशन लर्निंग हमारी क्या है? भाषा और गणित के कौशलों के विकास के लिए जो भी हम कार्य करेंगे वो सब हमारी फाउंडेशन लर्निंग है। गणित और भाषा को सिखाने के लिए हम जो भी समस्त कार्य करेंगे वो हमारा फाउंडेशन लर्निंग है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन कैसे करेंगे। अब ये पता हो गया है कि फाउंडेशन लर्निंग है क्या, तो इसका हम आयोजन कैसे करेंगे हमें ये जानना है। सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई के मध्य अवधि में कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। फाउंडेशन लर्निंग शिविर शुरू करने से पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना है। इस परीक्षण के आधार पर उन बच्चों को जिन्हें कक्षा 1-2 स्तर के लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण किए जाने की आवश्यकता है के साथ 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में शिक्षण कार्य किया जाएगा। मतलब क्या करना है, 1 से 8 तक के बच्चों के लिए हमें ये फाउंडेशन लर्निंग शिविर आयोजित करना है। सबसे पहले हम बच्चों का आरंभिक परीक्षण लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि इस परीक्षण में जो बच्चों के आउटकम्स निकले हैं वो क्या निकले हैं। यदि वो आउटकम कक्षा 1 और 2 के आउटकम वाले हैं तो उनका हम 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलाएंगे। और जैसे जैसे इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे जैसे यह बच्चे कक्षा 1 और 2 के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करते जाएंगे, उन्हें 3 से 5 स्तर के 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पहले हमें फाउंडेशन लर्निंग चलानी है, उसके साथ साथ ही जैसे जैसे बच्चे आउटकम्स प्राप्त करते जाएंगे तो हमें 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर को भी चलाना है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लर्निंग आउटकम किसे कहते हैं। लर्निंग आउटकम किसे कहते हैं? तो लर्निंग आउटकम का उद्देश्य कक्षा के अंत पर यह जानना कि बच्चे ने क्या सीखा और यह बात उसके अभिभावक भी समझ सकें। दूसरे शब्दों में हम इसे अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। लर्निंग आउटकम क्या है कि हमने बच्चे को कुछ पढ़ा दिया और उसके लास्ट में पढ़ने के बाद बच्चे ने क्या सीखा, वो है हमारा लर्निंग आउटकम। अब इन लर्निंग आउटकम को हमें अभिभावकों के साथ भी साझा करना है और लर्निंग आउटकम को हम दूसरे शब्दों में अधिगम के परिणाम, सीखने के प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लर्निंग आउटकम को कितने भागों में विभाजित किया गया है। लर्निंग आउटकम को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये सब हम सब लोग जानने लगे हैं कि अब लर्निंग आउटकम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। केंद्रिक लर्निंग आउटकम या फोकल लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और लास्ट है हमारा उप लर्निंग आउटकम। तो आइए हम जानते हैं कि फोकल लर्निंग आउटकम क्या है। केंद्रिक लर्निंग आउटकम व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। केंद्र है तो केंद्र व्यापक ही होता है, तो ये पूरे चैप्टर पर आधारित होगा। नेस्टेड लर्निंग आउटकम, नेस्टेड का मतलब होता है चिड़िया का घोंसला, नेस्ट का मतलब होता है चिड़िया का घोंसला, तो उसी से ये निकला है लर्निंग आउटकम। तो शिक्षक प्रक्रियाओं को दिशा देने और शिक्षण में सुधार की दृष्टि से इसका विकास किया गया है।
किस किस के लिए किया गया है? शिक्षक प्रक्रियाओं को दिशा देने, मतलब शिक्षक क्या क्या करे उसको गाइडलाइन देने के लिए, और अपनी शिक्षण टीचिंग को सुधारने की दृष्टि से इसका विकास किया गया है। इसके बाद है हमारा उप लर्निंग आउटकम। तो नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम निहित होते हैं, जिनके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं, शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में की समय सारणी कैसी है? मतलब हमने फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलाना है तो हमें कितने पीरियड देने होंगे? तो इसके लिए हम बताएंगे कि टाइम टेबल इसका क्या रहेगा। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में 2 वादन होंगे, मतलब 2 पीरियड होंगे। प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का होगा। प्रातःकालीन सभा जो होगी वो 30 मिनट की होगी, और सायकालीन सभा जो होगी वो भी 30 मिनट की होगी। और इसके साथ ही 30 मिनट का मध्य अवकाश होगा, जो 50 कार्य दिवस तक चलेगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलू, हम कोई भी भाषा सिखाते हैं बच्चों को तो वो कौन से ऐसे पहलू होते हैं कि हमें लगता है कि बच्चे को भाषा आ गई है, तो उन्हीं पहलुओं पर हम डिस्कस करेंगे। क्या है वो पहलू? पहला तो बच्चे को सुनना और बोलना आना चाहिए, बच्चे हमारी बात ध्यान से सुने और अपनी बात हम तक बोल भी सकें। पढ़ना और लिखना आता है भाषाई कौशल में। उसके बाद आती है भाषा संरचना और व्याकरण, और लास्ट में आता है कल्पना और सृजनशीलता। ये है हमारे 4 पहलू लर्निंग आउटकम में भाषा विकास के। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखना क्या है? अब पहले होता था कि सीखना हमने बच्चों को बता दिया, बच्चे सीखे ना सीखे, ये हो गया हमारा सीखना, कि हमने बच्चे को सिखा दिया। पर सीखना क्या है? सीखना हमारे अंदर होता है, यह कोई ऐसी क्रिया नहीं जिसमें लेन देन जैसी बात हो। शिक्षा के क्षेत्र में सीखना और ज्ञान देना जैसे शब्द निरर्थक हैं। सीखना और ज्ञान देना जैसे शब्द क्या है? निरर्थक है। हमें ज्ञान नहीं देना है, हमें बच्चों को स्वयं करने देना है। सीखना स्वयं से होता है, सीखना स्वयं से होता है। हम अपने ही अनुभवों का क्रमिक विश्लेषण करते हुए सीखते हैं। हमें ज्ञान नहीं देना, हमें बच्चों को उनके एक्सपीरियंस पर ही सिखाना है कि बच्चों को क्या आता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना कैसी प्रक्रिया है और सीखने के चरण क्या हैं? सीखना कैसी प्रक्रिया है और सीखने के चरण क्या हैं? सीखना जो है वो एक सीधी रेखा में नहीं होता है, अतः सीखने में एक चक्रीय क्रम होता है, और सीखने के 4 चरण हैं जिसे हम इरैक कहते हैं। सीखने के 4 चरण हैं जिनसे हम इरैक कहते हैं। पहला चरण आता है अनुभव, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में हम देखेंगे कि बच्चे को क्या आता है, उसका पूर्व अनुभव क्या है। फिर आता है चिंतन और विश्लेषण, रिफ्लेक्शन, मतलब उन पूर्व अनुभवों को वो अपनी मतलब विश्लेषण करके कैसे उसका चिंतन करता है। नेक्स्ट आता है अनुप्रयोग, वो उन पूर्व अनुभवों का कैसे अनुप्रयोग करता है। और लास्ट में आता है निष्कर्ष या समेटना, कंसोलिडेशन, की उनको वो कैसे सहजता से समेटता है, उसका निष्कर्ष निकालता है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गतिविधि क्या है? गतिविधि क्या है? अभी बहुत चल रहा है कि गतिविधि से पढ़ाएंगे, गतिविधि से पढ़ाएंगे, तो गतिविधि शब्द को मैं वो क्लासिफाई करूँ, गतिविधि क्या है? गतिविधि कोई खेल नहीं है, गतिविधि कोई खेल नहीं है, बल्कि कक्षा शिक्षण में खेल के रूप में खेल को रूप में लाने को गतिविधि कहते हैं। कक्षा शिक्षण जो हम कर रहे हैं, टीचिंग, उसमें हमें खेल को इन्वॉल्व करना है जिससे बच्चे उसमें रुचि लेने लगें। सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तय किए गए क्रियाकलापों की श्रृंखला को गतिविधि कहते हैं। सीखने के 4 चरण हैं इरैक, और इन चारों चरणों को हमें ध्यान में रखकर हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करवानी है, कुछ ऐसे क्रियाकलाप करवाने हैं बच्चों को कि उसे हम गतिविधि कह सकें। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियाँ 4 प्रकार की हो सकती हैं हमारी। कौन कौन सी हो सकती हैं? मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधियाँ, सामग्री आधारित गतिविधियाँ और आईसीटी आधारित गतिविधियाँ। मौखिक में तो पता ही है, गतिविधियों में हम कहानी वगैरह, कविता, ये सब आ जाता है। लिखित गतिविधियों में आ जाता है खेलना, लिखना, श्रुत लेख वगैरह भी।
सामग्री आधारित TLM मटेरियल्स की गतिविधियां हो जाएंगी। ICT आधारित हमारी जो अब दीक्षा ऐप है उससे भी हम सिखा सकते हैं बच्चों को, यूट्यूब से भी सिखा सकते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित कैसे करें, कैसे हम 100% श्योर हों कि बच्चे ने सीख लिया है। तो इसके लिए हमें कुछ काम करने होंगे शिक्षण से पहले। इसके लिए हमें रोचक शिक्षण पद्धतियों के साथ साथ 3 पहलुओं पर कार्य करना होगा। हमें कितने पहलुओं पर कार्य करना होगा? 3 पहलुओं पर। तो पहला पहलू आता है वो है कक्षा प्रबंधन। बच्चे को यदि 100% सिखाना है तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें 100% अपने साथ रेगुलर करनी है। वो है कक्षा प्रबंधन। बेहतर कक्षा प्रबंधन शिक्षण प्रक्रिया में हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, सामग्री के उपयोग करने तथा गतिविधियां प्रस्तुतिकरण जैसे कार्य में शामिल होना चाहिए। इसके लिए हमें शिक्षण से पूर्व में ही व्यवस्था बनानी होगी और कक्षा शिक्षण के दौरान भी कक्षा व्यवस्था बनानी होगी। मतलब कक्षा प्रबंधन में हमें बच्चों को इन्वॉल्व करके पढ़ाना है। उन्हें पूरे सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, हर खेलने कूदने जो कुछ उन्हें करना है वो उन्हें पूरा, उनके साथ हमें इन्वॉल्व होना है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। तो वो जिस तरीके से सीखेंगे हमें उस तरीके की कक्षा प्रबंधन करना होगा। दूसरा इसका पहलू आता है शिक्षण योजना, टीचिंग प्लान, कि हमें क्या पढ़ाना है और इसका आउटकम जो है वो क्या निकलेगा यदि हम बच्चे को पढ़ाएंगे। तो किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य करने से पूर्व उसकी योजना किस प्रकार तैयार की गई है और उसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया है। योजना बनाते समय यह बहुत आवश्यक है कि वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही लक्ष्य तय किए जाएं। लक्ष्य छोटे छोटे उद्देश्यों में बांटे जाएं। योजना को, जो शिक्षण योजना है उसको हम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रूप में भी बना सकते हैं। और इसका हम तीसरा पहलू देखेंगे वो है आकलन और मूल्यांकन। पहला कक्षा प्रबंधन, दूसरा शिक्षण योजना, तीसरा है आकलन और मूल्यांकन। सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हमें बच्चों का सतत आकलन करना है। सतत करना है, कंटिन्यूअस आकलन होने के बाद हम बच्चे में जान पाएंगे कि बच्चे ने जो है दक्षता प्राप्त की है कि नहीं की है, और यदि नहीं की है तो उसके लिए हमें अपने टीचिंग प्लान और क्लास मैनेजमेंट को बदलने की ज़रूरत होगी। इसी के साथ भाग 1 यहीं समाप्त होता है। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। इसी के साथ पता है हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक होगा आरंभिक स्तर पर भाषा विकास, शिक्षण के लक्ष्य तथा भाषा के सीखने सिखाने का क्रम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भाग 2 से होगा, भाषा का विकास। चूँकि ये मॉड्यूल बहुत बड़ा है तो इसे मुझे पार्ट बाय पार्ट बनाना होगा, तो मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।